नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी, मेरी जनहित याचिका का 5वां भाग। प्रोफेसर साहब की बात मुझे सही लगी। संपा जी की कहानी जानने के बाद मेरे मन में उनके लिए सम्मान भाव उत्पन्न हो गया। मैंने कहा कि मैं उनके पास किसी ऐसी वैसी भावना के साथ जाना भी नहीं चाहता। मैं थीसिस मिलने के बाद उनसे मिलते रहना चाहूँगा, एक मित्र के नाते। यदि वह चाहेंगी तो, नहीं तो नहीं। संपा जी ने अपना वादा पूरा किया। 3 महीना पूरे ही थी 3 महीना पूरा होते ही थीसिस दे दिए। इस बीच उन्होंने 3 बार मुझे बुलाया। एक बार थीसिस पढ़ने को दी, पहुंचने पर बड़े प्रश्न किए जिनके उत्तर मेरे पास नहीं थे। दूसरी बार जब थीसिस दी तो जोर देकर कहा कि पूरा 2-3 बार ध्यान से पढ़कर डीपली समझ लीजिए, यह आपके काम आएगा। तीसरी बार जब उन्होंने फाइनली डेमी दी तो उस दिन भी उनका व्यवहार ऐसा था कि थीसिस मिलने के बाद मैं उनसे फिर मिलने की हिम्मत नहीं कर सका। संपा जी की हिम्मत, मेहनत, शार्पनेस को मैं सैल्यूट कर चला आया। मित्रता की वहाँ कोई उम्मीद, कोई चांस नहीं था। वह अपनी दुनिया में अकेले रहना पसंद करती थी, इसलिए मैंने उनसे आगे मिलने जुलने का प्रयास करना उचित नहीं समझा। थीसिस को सबमिट करने के बाद प्रोफेसर साहब के अतिरिक्त प्रयासों के चलते मुझे जल्दी ही डॉक्टरेट मिल गई, जिसके बाद जश्न भी मना। लेकिन मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि दोस्तों की जिद पर यह जश्न मना रहा हूँ। वास्तव में मुझे यह भी नहीं मनाना चाहिए था, क्योंकि इसकी वास्तविक हकदार तो संपा जी हैं। जितनी उच्च स्तरीय थीसिस उन्होंने लिखी है वह मैं किसी भी स्थिति में नहीं लिख सकता, कष्ट पेस्ट के जरिए भी नहीं। संपा जी की थीसिस पढ़ने वाला कोई भी यही कहेगा कि रिसर्चर ने बड़ी गंभीरता से रिसर्च की है और बेहतरीन लेखक भी है। इसके बाद मैंने प्रोफेसर साहब से अगले स्टेप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए कहा कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी मुझे कहीं एंगेज कराएं। उन्होंने फिर अपनी पुरानी स्टाइल में जवाब दिया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस जवाब से मुझे थोड़ा खींच हुई। मैं लखनऊ पापा के पास भी जाकर बताना चाहता था कि उनकी इच्छा पूरी होने में बस एक स्टेप बाकी है। डॉक्टरेट मिले हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मैंने अभी तक उन्हें बताया तक नहीं था। न जाने मैं कैसी मना स्थिति में था कि न पापा को कुछ बताने का उत्साह था, न वहाँ जाने का। जबकि घर गए करीब साल भर होने जा रहा था, मन अजीब सा उचाट हो रहा था। अपनी इस स्थिति से निकलने के लिए मुझे लगा कि घर का चक्कर लगा आना ही बेहतर है। मगर जिस दिन जाने के लिए रिजर्वेशन मिला, प्रोफेसर ने 1 दिन पहले उसी दिन अपने गृह प्रवेश की सूचना दी। कहा हर हाल में तुम्हें आना है। ऐसा नहीं था कि वह मुझे बहुत चाहते थे, इसलिए इतना जोर दे रहे थे। असली मकसद तो काम धाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद लेना था। मुझे रुकना ही था, क्योंकि मेरी डोर अभी भी उन्हीं के हाथों में थी। प्रोफेसर ने इसका पूरा फायदा उठाया। मैं नौकर की तरह उस दिन जुटा रहा। जब देर रात घर पहुंचा तो थकान के मारे बदन टूटा जा रहा था। सारे साथी घर से गायब थे, कोई सूचना नहीं थी। मैं खा पी कर तो आया ही था। 2 पैक विस्की पीकर सो गया, मगर आधे घंटे बाद ही दर्द से नींद खुल गई। टेस्टिकल में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया था। ऐसा पहली बार हो रहा था। क्यों हो रहा था मैं समझ नहीं पा रहा था। इधर उधर टहलता कि शायद कम हो जाए, लेकिन वह बढ़ता गया। कुछ ही देर में असह्य हो गया। कुछ समझ में नहीं आया तो दोस्तों को फ़ोन मिलाया। कुछ के स्विच ऑफ मिले। संयोग से जेबी और विपुल से बात हुई। दोनों आधे घंटे में आकर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ एडमिट कर दिया गया। इंजेक्शन दवाओं से आराम मिला तो मैं सो गया। अगले दिन कई जांचों के बाद पता चला इन्फेक्शन है। फिर शाम तक मुझे रिलीफ तो कर दिया गया, मगर ट्रीटमेंट करीब 2 महीने चला। मुझे डॉक्टर ने कई बातें पूछी, लेकिन मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप पर सही नहीं बता सका। ट्रीटमेंट का शुरुआती 1 हफ्ता बहुत कष्टदायक रहा। मैं ट्रीटमेंट पूरा होने के करीब 2.5 महीने बाद जब घर पहुंचा तो वहाँ पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। उनकी हालत बता रही थी कि उनकी देखभाल जैसे तैसे बस हो रही है, लेकिन मैं उन्हें अपने साथ अपने घर लाने की सोच नहीं सका, क्योंकि मैं उनके अकेले क्या सेवा कर पाता।
तो भाभी के यहाँ ही जो सेवा कर सकता था वो की और जल्दी ही वह ठीक भी हो गए। तब मैंने उन्हें बताया कि मुझे डॉक्टरेट अवार्ड हो गई है, सब ठीक रहा तो जल्दी ही कहीं टीचिंग जॉब मिल जाएगी। पापा बहुत खुश हुए, बोले अब जल्दी करो बेटा, उम्र बीतती जा रही, तुम्हारी शादी वगैरह हो जाए तो मुझे भी शांति मिले। उनकी हालत देखते हुए मैं चुप रहा। इतना ही कहना ठीक समझा कि पहले आप ठीक हो जाइए फिर देखा जाएगा। मेरे मन में उनकी बात पर तुरंत ही यह बात आई कि क्या शादी करना, न उम्र रही न उत्साह, बल्कि अब तो इस नाम से ही शरीर में झुरझुरी सी छूटने लगती है। दहेज एक्ट के उस दंश को इतने साल हो गए, लेकिन टीस ज्यों की त्यों बनी हुई है। जब तक दिल्ली में रहता हूँ तब तक दिमाग थोड़ा ठीक रहता है। यहाँ घर आते ही हर वक्त माँ का बिलखता चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता है। आखिरी समय में उनकी दर्दनाक मौत, पिता की हालत, घर का बिखराव, सारे भाइयों का अलग अलग रहना, यह सब दिमाग को झिझोड़ते रहते हैं। मंझले भैया तो अब किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते। अपनी अनु तक उनकी दुनिया सिमट गई है। इतने दिन हो गए हैं आए हुए, लेकिन एक बार भी वह पापा को देखने यहाँ नजर नहीं आए। बड़े भाई का परिवार भी बेगानों सा व्यवहार करता है। मैं इस तरह की बातों से इतना परेशान हुआ कि जल्दी ही दिल्ली वापसी का प्रोग्राम बना लिया। यह भी सोचा कि प्रोफेसर से बोलूं कि मेरा इंतजाम दिल्ली में ही करे, यहाँ मैं रह ही नहीं पाऊंगा। वहाँ की आपाधापी में यह सब कम से कम हमेशा मेरा लहू तो नहीं पीते। वहाँ की आपाधापी में यह सब कम से कम हमेशा मेरा लहू तो नहीं पीते। जब खाली होता हूँ, अकेला होता हूँ, तभी पीते। पापा को शाम को बताया कि मैं कल रात को जा रहा हूँ, उम्मीद है जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। उन्होंने और रुकने को कहा, लेकिन मैंने असमर्थता जता दी। इससे उनके चेहरे पर आई उदासी देखकर मेरा हृदय फटने से लगा। मैं हट गया वहाँ से। अगले दिन मैं मंझले भैया के पास गया कि जाने से पहले उनसे मिलता चलूं। कितने महीने हो गए उनसे मिले हुए। फोन पर बात हुए ही 6-7 महीने हो रहे हैं। अनु को भी देख लूँगा। दोनों में पहले जैसे मधुर संबंध चल रहे हैं कि नहीं। उनके संबंधों का मधुर होना जरूरी है, नहीं तो भैया टूट जाएंगे। मजली मेरी भाभी ही थी, लेकिन तब भी उसकी एक गलत हरकत के कारण इतने दिनों बाद भी मेरा यह हाल है। इनकी तो पत्नी थी, एक बच्चा है जो अब भी बड़ी भाभी के यहाँ ही पल रहा है। बेचारा दुनिया में माँ के होते हुए भी कैसे बिन माँ के जी रहा है। मासूम मिलते ही कैसे चिपट गया था। पापा का हाल चाल पूछा था तो बेचारा बताते बताते कितना उदास हो गया था कि पापा कई दिन बाद थोड़ी देर को आते हैं। बड़ी मम्मी सबको प्यार करती है, मगर उसे थोड़ा कम करती है। मेरी मम्मी कब आएंगी पापा ये बता नहीं रहे। बस एक आंटी को लेकर आते हैं, कहते हैं यही मम्मी है। वो मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरी मम्मी को कहीं खो दिया है, आप उनसे कहिए ना कि मेरी मम्मी ला दें। उसकी बातें आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखें हिचकियों ने मुझे भी रुला दिया। मैंने देखा कि वह बड़ा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद छोटे बच्चों से बातें कर रहा था। मन में मजली के लिए कई अपशब्द निकल गए कि तेरी जैसी पत्थर दिल औरत शायद ही कोई हो, और मूर्ख भी, बल्कि पागल भी, जो धन के लालच में अपने हाथों ही अपनी खुशहाल जिंदगी में आग लगा ले। स्वार्थी इतनी कि बच्चे को भी बिना हिचक फेंक दे। बच्चे की स्थिति उसकी बड़ी मम्मी, पापा और उनके बच्चों के प्रति उसके प्रति उपेक्षा की सारी कहानी कह रहे थे। मैंने यह तय कर लिया कि जब मंझले भैया से मिलूंगा तो बच्चे के बारे में उनसे जरूर कहूँगा कि उसे अपने पास ही रखें। माँ करना सही, उसे बाप का प्यार तो मिलता रहेगा, ये उसका अधिकार है। अगर उसे यह नहीं दे सकते तो पैदा ही क्यों किया। बड़ों की गलती की सजा हुआ क्यों भुगते। इन्हीं सारी बातों से भरा मैं दिल्ली वापसी वाले दिन मंझले भैया के घर पहुंचा। शाम के 7 बज रहे थे। कॉलबेल बजाई तो गेट अनु ने खोला। मैंने नमस्ते किया तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बोली आइए, बड़े दिन बाद आए। मैंने कहा हाँ, बस ऐसे ही टाइम नहीं मिल सका। अनु की हालत, खास तौर से उनका पूरी तरह निकला हुआ पेट इस बात की स्पष्ट सूचना दे रहा था कि वे प्रेग्नेंट हैं।
8वें या 9वें महीना का शुरुआती समय होगा। उन्होंने ढीली डाली एक्सल साइज की कुर्ती, वैसा ही ढीला ढाला ट्राउजर पहन रखा था। अजीब बेतुकी सी लग रही थी। चेहरे की रंगत बता रही थी कि भैया ने खाने पीने देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम ड्राइंग रूम में बैठे बैठते ही उन्होंने एक नाम पुकारा तो एक अधेड़ सी महिला आई, जिसे देखते ही अनु ने नाश्ते के लिए कह दिया। वह ड्राइंग रूम के दरवाजे से ही लौट गई। नौकरानी को हुक्म देने के बाद वह मुझसे मुखातिब हुई। बोली, भैया इस बार बड़े लंबे गैप के बाद आए। मैंने कहा, हाँ इस बार काफ़ी टाइम हो गया, कुछ काम एक के बाद एक ऐसे आते गए कि टाइम नहीं मिल पाया। अनु के चेहरे की तरफ मेरी नज़र जैसे ही जाती तो मुझे लगता जैसे सामने मंजली बैठी है। वही पुराने दिन एकदम सामने आ गए जब मंजली पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। तब मंजली कितनी शालीनता संकोच से सामने आती थी। हम लोगों से नज़र झुका कर ही बात करती थी। अपने को कपड़े में हर तरफ से ऐसे ढकने की कोशिश करती कि जैसे कोई ऐसे कंपटीशन में आगे निकलने की जी तोड़ कोशिश कर रहा हो जिसमें कौन सबसे ज़्यादा शरीर को ढक सकता है। माँ जब आराम करने को कहती थी तब भी संकोच करती कि सास जेठानी काम करे और वह आराम। बार बार काम में लग जाती तो माँ को भगाना पड़ता था। लेकिन वही मंजली बच्चे के जन्म के बाद ऐसा बदली कि परिवार ही नष्ट हो गया। अपनी ही जिंदगी में आग लगा ली। मायके में भी वह हरकत की कि इज्जत के नाम पर माँ ने आत्महत्या कर ली। बड़ी भाभी ने उनके इस काम को बड़े चटकारे लेकर बताया था कि मंजली डाइवोर्स के बाद अपने से करीब 4-5 साल छोटे दूर के रिश्ते के एक भतीजे के साथ भाग गई। मैं अब तक नहीं समझ पाया कि उनके दिमाग में कैसे क्या बदल गया कि वह ऐसे बदल गई। किसने उनका ब्रेन वॉश कर दिया था। अनु बराबर मुझसे बात किए जा रही थी, लेकिन मैं बेमन से उनकी बातों का सूक्ष्म सा जवाब देता। मेरा दिमाग पूरी तरह से मंजली में उलझ गया था। चाय नाश्ता जो आया वह भी करने का मन नहीं किया। अनु के बहुत कहने पर बीच बीच में थोड़ा बहुत ले लेता। अनु बार बार ऐसी बातें करती कि मैं उन पर ध्यान दूं, उनके होने वाले बच्चे के बारे में बातें करूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। ऊपर से एक उलझन यह भी शुरू हो गई कि इन दोनों लोगों ने शादी की रस्म पूरी की या नहीं, या ये लोग भी विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ियों स्टेफी ग्राफ, आंद्रे आगेसी की तरह कई बच्चे होने के बाद शादी की रस्म पूरी करेंगे। मेरा मन ऊब रहा था। अनु मंजली को लेकर उलझन इतनी बढ़ रही थी कि घुटन महसूस करने लगा। मैं वहाँ से जल्दी चल देना चाहता था। भाई से मिलने की इच्छा भी कमज़ोर होती जा रही थी, मगर वह भी आ गए। उनके व्यवहार से मेरा मन टूट गया। वो ऐसे मिले जैसे कोई अनचाहे दोस्त के आने पर मिलता है। इसलिए मैंने भी जल्दी से विदा ली। चलते चलते अनु और भैया दोनों को उनके होने वाले बच्चे के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी। शादी हुई कि नहीं इस चक्कर में मैं अनु के तन पर शादी के सुहाग चिन्ह कई बार ढूंढे, लेकिन वह नहीं दिखे। तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने निकलते निकलते कह दिया, भैया शादी कर ली, बताया तक नहीं। मेरे यहाँ कहते ही दोनों चौंके। करीब एक साथ ही बोले, शादी। उनके इस तरह चौंकने पर मैं सशंकित हुआ। मैंने कहा, अरे भैया इसमें इतना चौंकना क्या, आप लोगों ने शादी कर ली, बेटा होने जा रहा है। मेरे इतना कहते ही अनु बोली, अरे भैया आप भी, साथ जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ रस्में परंपराएं पूरी ही की जाए। हमारे मन साफ हो, एक दूसरे के लिए चाहत हो, सम्मान हो, बस इसके अलावा और किस बात की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी कुछ और ऐसा है जिसके बिना दो लोग साथ नहीं रह सकते। मुझे लगा कि अनु ने मुझे निरुत्तर कर दिया। मैं एकटक उन्हें देखता रह गया। क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं समझ पा रहा था। तभी भैया ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या समीर तुम भी कैसी बातें करते हो, आओ चले। मैंने देखा अनु मुस्कुरा रही हैं। मैंने उन्हें एक बार फिर नमस्कार किया और भैया ने कंधे पर हाथ रखे ही कहा, समीर मुझे शादी की रस्मों शादी नाम से नफरत हो गई है। शादी करो तो डाउरी एक्ट का निरंकुश खूनी पंजा अपने और
परिवार के सभी लोगों के गले में डालो। जीवन हमेशा इस डर में बीते कि लड़की इस एक्ट का हथियार न चला दे। जिस तरह से अपना घर बर्बाद हुआ, उससे तो सच बताऊं अब मुझे सिंदूर, बिंदी, पायल, बिछिया जैसी सुहाग की प्रतीक चीज़ों से भी घृणा हो गई है। इनकी छाया से भी मैं दूर रहना चाहता हूँ। इसीलिए अनुप्रिया से मैंने अपनी बातें पहले ही बता दी। संयोग से वह भी इन परंपराओं से दूर रहती है, इसलिए हम दोनों इतना आगे इस तरह बढ़े। मैंने कहा, लेकिन भैया जिस तरह से आप रह रहे हैं वह लिव इन है, और लिव इन के लिए भी कई तरह के कानून बन चुके हैं। करीब करीब विवाहित पत्नी जैसे अधिकार उन्हें भी हैं। फिर यह जरूरी नहीं कि एक ने गलती की तो सब करेंगे, ऐसे तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। इस तरह तो शादी के बिना दुनिया ही चरमरा जाएगी। फिर हम हिंदुस्तान में हैं, वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोप में नहीं शादी तो वहाँ भी लोग कर ही रहे हैं। देखो समीर, जो भी हो, मैं कम से कम इस जीवन में तो निर्णय बदलने वाला नहीं। ठीक है कि लिव इन के भी बहुत से नियम कानून हैं, लेकिन अभी दहेज एक्ट जैसा अंधा निरंकुश एक पक्षी एक्ट नहीं है जो दूसरे पक्ष की सुने ही ना। यह एक पूरा परिवार तहस नहस कर देता है। यह एक्ट सीधे सीधे कत्ल करता है, तो मैं ऐसे रास्ते जाऊं ही क्यों कि अपनी बर्बादी अपने ही आंखों से देखूं। मुझे भी लगा कि भैया की नफरत गलत नहीं है। इस एक्ट में जो भी संशोधन होने चाहिए वे अभी तक नहीं हुए। मैंने फिर भतीजे की बात की कि आप उसे अपने साथ क्यों नहीं रखते। बेचारा अपने पेरेंट्स के लिए कितना उदास रहता है। अपने पेरेंट्स अपने होते हैं, चाचा ताऊ कुछ भी करें, बच्चे को वह प्यार नहीं दे सकते जो माँ बाप देते हैं। मेरी इस बात पर भैया का चेहरा एकदम से बदल गया। अब क्रोध तनाव की जगह चेहरे पर भावुकता हावी हो गई। वह क्षण भर चुप रहने के बाद बोले, समीर मैं यह सब जानता हूँ, लेकिन कई कारणों से विवश हूँ। एक तो उसे देखते ही उस चुड़ैल की याद आ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, नसें फटने लगती। दूसरे मैं यह मानता हूँ कि मेरे पास से ज़्यादा अच्छी परवरिश उसकी वहाँ हो रही है। वह वहाँ रह भर ही रहा है, सारा खर्च मैं ही उठाता हूँ। मैं उसे लाना चाहता हूँ। अनुप्रिया से बात भी की थी, वह तैयार भी हो गई थी। मैं ले आया, मगर वह इतना शैतान है कि अनुप्रिया की नाक में दम कर दिया। उसका सोना बैठना आराम करना हराम कर दिया। एक दिन दौड़ता हुआ सीधा उसके पेट से भिड़ गया। उसकी हालत खराब हो गई तो डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ा। फिर अनुप्रिया ने कहा तो मैंने उसे डिलीवरी हो जाने तक भैया के यहाँ वापस भेज दिया। भैया की यह बात मुझे बहुत अखरी कि बेटे को अपने से अलग उन्होंने खुद नहीं अनुप्रिया के कहने से किया। जो देखा जाए तो कानूनी या सामाजिक रीति रिवाज किसी भी दृष्टि से उनकी पत्नी है ही नहीं। और रखैल शब्द मुझे बेहद फुहड़ और गंदा लगता है, तो मैं इसे उनके लिए यूज ही नहीं कर सकता था। तुरंत दिमाग में ऐसा कोई वर्ड नहीं आया कि उनके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। लेकिन मंझले भैया की यह बात मुझे सही लगी कि परिवार बनाने के लिए जरूरी नहीं कि एक रस्म को निभाकर दहेज एक्ट का एक तरह से फांसी का फंदा गले में डाल लिया जाए। कम से कम तब तक नहीं ही करना चाहिए जब तक कि इस एक्ट की उन खामियों को दूर ना कर दिया जाए जिनके चलते इसका आसानी से दुरुपयोग हो जाता है। लोग दशकों से करते चले आ रहे हैं। इसमें कम से कम यह व्यवस्था तो की ही जा सकती है कि केस झूठा साबित होने पर वही सजा उसको दी जाएगी जो दूसरे पक्ष को दी गई। ऐसा करने से बहुत हद तक इसका दुरुपयोग रुक सकता है। लेकिन बेटे को लेकर भैया के रुख, उनके निर्णय से मुझे उनके बेटे का भविष्य बहुत अंधकारमय लगने लगा। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने बोल दिया कि भैया मुझे ध्रुव के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। बिन माँ के उस बच्चे का क्या होगा, जबकि अभी से वह इतना अकेला पड़ गया है। कारण चाहे जो भी हो, पिता अभी से अपने पास नहीं रख पा रहा है, जबकि वह कितना छोटा है, मासूम है। ऐसे बच्चे आगे चलकर बहुत गलत रास्ते पर चले जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। मेरी यह बात भैया को बड़ी नागवार लगी। मैंने गुस्से की कई रेखाएं उनके चेहरे पर साफ देख ली थी। मैंने सोचा कि क्या मैंने इतना गलत कह दिया। वो कुछ देर चुप रह कर बोले, चिंता की बात नहीं है। मैं उसे हर वक्त गोद में तो लिए नहीं रह सकता।
और अभी अनुप्रिया की हालत को देखते हुए उसके साथ भी नहीं रह सकता। हाँ, उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अब तक जो सोचा है उसके हिसाब से यह मकान मैं उसी के नाम कर दूंगा। लिखाई पढ़ाई के लिए मैं जो संभव हो सकेगा करूंगा, बाकी जो संभव होगा वह भी करूंगा। मैंने सोचा सब कर डालेंगे लेकिन बच्चे को साथ नहीं रखेंगे। यह बच्चे के प्रति उनकी उस घटना के कारण उत्पन्न हुई विरक्ति है या नई पार्टनर के साथ का जादू। बच्चे का भविष्य क्या सुरक्षित होगा जब पार्टनर के कहने पर उसे दुत्कार रखा है? तो उसके नाम पर प्रॉपर्टी क्या करेंगे, क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे? वैसे भी तुम्हारी पार्टनर अनु के लक्षण तो ऐसे दिख रहे हैं कि वह जल्दी ही आप बाप बेटी की छाया भी आपस में नहीं मिलने देंगी। एक बार मंजली ने जो किया उस बारे में कुछ बात करने का मेरा मन हुआ, लेकिन दिमाग इतना बनना उठा था कि भैया की बातों से कि मैंने वहाँ से चल देना ही उचित समझा कि कहीं मेरा मुंह ना खुल जाए, मैं कोई सख्त बात ना बोल जाऊं। मैंने जल्दी से उनके पैर छुए और घर आकर सामान उठाया जो अजीब सा मनहूस दिख रहा था और स्टेशन आ गया। ट्रेन 2 घंटे लेट थी तो प्लेटफार्म पर बैठे बैठे उसका इंतजार करने लगा। ट्रेन के आने तक मैं घर की हालत सोच सोच कर परेशान होता रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे माँ बाप परिवार ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी का एक भी चिन्ह नहीं है। आखिर इस बर्बादी का जिम्मेदार किसे मानूं? मंजली की नासमझी, लालच, हवस को या इस विध्वंसक कानून को? ट्रेन आगे उसमें बैठ गया तब भी बातों की यह आंधी जब बंद नहीं हुई। आखिर में मंजले भैया की कई बातें ज़्यादा मत रही थी। मेरे सामने तीनों और नीचे वाली 2 बर्थ पर एक पूरा परिवार था। शायद 2 भाई अपने परिवार के साथ दिल्ली जा रहे थे। एक बच्चा छोटा और एक 9-10 साल के करीब रहा होगा। उन सब की बातें सबके चेहरे पर हंसी खुशी चमक रही थी। बड़ा बच्चा कुछ ज़्यादा ही नटखट था, बिल्कुल मंजले भैया के बेटे सा लग रहा था। उस परिवार का हंसना बोलना देखकर मैंने सोचा इससे कहीं ज़्यादा खुश था मेरा परिवार। यह परिवार ट्रेन चलने के बाद जब तक सोया नहीं तब तक मन में यही सब चलता रहा। मैं रात भर सो नहीं सका। जब सुबह होने को हुई तो नींद आने लगी। ट्रेन भी पहुंचने वाली थी इसलिए मैंने सोचा घर चलकर ही सोऊंगा। आधे घंटे बाद ही गाड़ी प्लेटफार्म पर रुकी। वह परिवार पहले उतरा, पीछे मैं। उस परिवार को लेने 2-3 लोग आए हुए थे। वह छोटा बच्चा उन्हीं में से एक युवक को अंकिल अंकिल कहता जाकर चिपक गया उससे। युवक ने भी उसे बड़े प्यार से चिपका लिया, उसे प्यार किया। मुझे लगा जैसे वह युवक मैं हूं और बच्चा मेरा भतीजा। आंखें मेरी एकदम छलछला आई। मैं वहां से चल दिया, वह परिवार भी बाहर के लिए चल दिया। ऑटो कर मैं घर आया, मगर रास्ते में मैंने यह तय कर लिया कि अगर भैया ने अपने बच्चे को अपने पास नहीं रखा तो मैं उनसे कहूँगा कि वह उसे मुझे दे दें, मैं पालूंगा उसे। वो अपने नए परिवार के साथ खुश रहें, मैं अपने भतीजे के साथ उनसे ज़्यादा खुश रहूँगा। अब तक मेरी आंखें नींद के कारण झपकने लगी थी। घर पर सारे साथी अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर जाने को तैयार हो रहे थे। मैं सबसे हाय हेलो कर सो गया। घर से आने के बाद मैं कई दिन तक कहीं नहीं गया। दोस्तों ने पूछा बात क्या है जो आने के बाद ऐसे सीरियस बने हुए हो। मैंने सबको एक ही बात बताई कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब दिन पर दिन वह ढलते जा रहे हैं। मेरी बात पूरी होते ही सुहेल बोला, अरे तो यार इसमें टेंशन की क्या बात है, ढलते तो हम सब भी जा रहे हैं और एक दिन सभी चले जाएंगे, कोई नई बात तो नहीं है। जब से आया है टेंशनाइज किया हुआ है। सुहेल की यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। हम दोनों में बहस शुरू हो गई। कुछ ही देर में बहस ज़्यादा गर्मा गर्म हो गई तो सौमित्र ने हम दोनों को अलग किया। सुहेल की बातों के बाद खुद को यार दोस्तों दुनिया से बहुत आहत, बहुत अकेला महसूस करने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, यहाँ से लखनऊ लौट चलूं
जिस काम के लिए आया था वह तो हो ही गया है, नौकरी वहीं ढूंढता रहूँगा। मगर जब घर के लोगों का व्यवहार उनकी हालत पर ध्यान जाता तो सोचता आखिर इस मित्र मंडली और घर के लोगों के व्यवहार में क्या फ़र्क है। इतने दिन घर पर रुका रहा लेकिन किसी के व्यवहार में अपनत्व जैसा तो कुछ दिखा ही नहीं। फॉर्मेलिटी ज़्यादा दिखी। पापा के व्यवहार में भी वह 6-7 साल पहले वाली गहराई कहाँ थी। तो क्या सचमुच मेरे घर का अस्तित्व खत्म हो चुका है? सब अलग अलग होकर अलग अलग घर बन चुके हैं और मैं उन घरों के लिए एक बाहरी हूँ। हालात तो सब यही बता रहे हैं। जब बाहरी हो चुका हूँ तो क्या मतलब है वहाँ जाकर रहने का? इस अनजान सी दुनिया में अकेला हूँ तो कहीं भी रह लूँ, यहीं बना लूँ ठिकाना अपने ना सही। यहाँ कहने को कुछ मित्र तो हैं ही, जो जरूरत पड़ने पर कुछ ना कुछ काम तो आ ही जा रहे हैं। इस बिंदु पर चिंतन मनन करते मुझे कई दिन बीत गए, तब कहीं जाकर मैं यह तय कर पाया कि अब यह दिल्ली ही हमारी है। अब यहीं रहना है। नौकरी का इंतजाम हो जाए तो लखनऊ का घर बेचकर यहीं कहीं ले लेता हूँ एक मकान। फिर मंझले और बड़े भैया की राह पर मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरह से जीता हूँ, अपनी अलग दुनिया बनाता हूँ। मैं अब प्रोफेसर साहब के पीछे पड़ गया कि किसी भी तरह किसी भी कॉलेज में मुझे एडजस्ट कराए। मैं अब पहले से ज़्यादा उनकी सेवा करने लगा। गिगोलो वर्ड से मैं अपने को अलग करने की कोशिश करने लगा। इस लत से अपने को मैं मुक्त करना चाहता था। घर से आने के बाद मैं महीने भर तक किसी मिशन पर नहीं गया, मगर उसके बाद जल्दी ही मन पैसे और फिर उससे भी ज़्यादा किसी महिला के साथ अंतरंग क्षण बिताने के लिए मचलने लगा। यह मचलन रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही थी। इसी बीच जब मित्र मंडली लौट कर अपने मिशन की बातें बताती तो मन और ज़्यादा मचल उठता। धीरे धीरे 2 महीने हो गया, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन एक दिन मित्र मंडली ने मेरा व्रत भंग करा दिया। सब ने कहा इस बार एक नया एक्सपीरियंस तो है ही, पैसा भी कई गुना ज़्यादा मिलना है। उन सब की बातों से मैं सशंकित हुआ कि अब तक तो जो किया अब उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। उन सब के और ज़्यादा जोर देने से मैं और ज़्यादा सतर्क हो गया। मैंने पूरी दृढ़ता से कह दिया कि जब तक मुझे पूरी डिटेल नहीं बताई जाएगी तब तक मैं चलने वाला नहीं। उन सब ने कोई और रास्ता न देख जो कुछ मुझे बताया उससे मैं असमंजस में पड़ गया कि जाऊँ या नहीं। मगर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा कि बातें डिस्क्लोज होने के बाद ये सब मुझे अकेले छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मामला लाइव सेक्स पार्टी या रेप पार्टी का था, जिसके बारे में मैंने मीडिया नेट पर देखा भरी था, लेकिन ऐसी स्थिति में शामिल होने के बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने साफ साफ कह दिया कि यह मेरे बस का नहीं है कि मैं लोगों के सामने किसी से सेक्स करूं। चाहे जितना पैसा मिले मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, मैंने उन सब को मना किया कि कहा एक लिमिट तो होनी ही चाहिए, मगर वह सब ना मानने वाले थे तो ना माने। आखिर मुझे पार्टी में एज ए मेंबर शामिल होने के लिए तैयार होना ही पड़ा, जिसके लिए मुझे पैसा मिलना नहीं था बल्कि एक मोटी रकम देनी थी। सुहेल और जेवियर ने यह पार्टी अरेंज करने वालों से बात करके मुझे शामिल करने की परमिशन ले ली। वह लोग कई बातों की जांच पड़ताल करने के बाद मुझे बतौर सदस्य शामिल करने को तैयार हुए, लेकिन शामिल होने की फीस में उन लोगों ने एक पैसे की रियायत नहीं की। जाने के लिए तैयार होने के बाद मैंने सोचा चलो यह भी देख लेंगे कि यह पार्टी कैसे होती है। लोग पैसे की हवस, धन की हवस में किस सीमा तक कहाँ तक जा सकते हैं यह भी देख लेंगे। पार्टी कहाँ होगी यह मुझे आखिर तक नहीं बताया गया। मैंने सोचा सब अपनी अपनी बाइक से चलेंगे, लेकिन तय समय पर हम एक लग्जरी एसयूवी गाड़ी में चले जा रहे थे। कोई मोबाइल में गेम खेल रहा था तो कोई किसी से बतियाने में लगा था। गाड़ी किधर जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब गुरुग्राम क्रॉस कर गई तो मुझसे रहा नहीं गया। अपने से आगे वाली सीट पर बैठे सौमित्र से पूछा, अरे यार अब तो बता दो कहाँ चल रहे हैं। तो वह हल्के से हंसकर बोले, यार इतना परेशान क्यों हो रहे हो, जहाँ जा रहे हैं गाड़ी वहीं जाकर रुकेगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। मुझे खुद नहीं मालूम, मुझे कोई टेंशन नहीं है, शायद जेवियर ही कुछ जानता हो। सौमित्र ने जिस तरह बात टाली उससे मैं समझ गया कोई कुछ बताने वाला नहीं है, इसलिए चुप हो गया। जेवियर से भी नहीं पूछा, जानता था कि वह हम सौमित्र से बड़ा घा गए।
मैं अपने को चंगुल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। गाड़ी जब रेवाड़ी से पहले धारूहेड़ा में एक बड़ी सी कंपनी के कैंपस में रुकी तो मैं कुछ घबराया कि पार्टी, और वो भी ऐसी पार्टी, और इस कंपनी का क्या कनेक्शन। वह कंपनी होम अप्लायंसेस बनाने वाली अच्छी खासी बड़ी कंपनी थी। ड्राइवर उतरकर अंदर गार्ड के पास गया। 2 मिनट बाद एक गार्ड आया और हम सबको लेकर अंदर चला गया। अंदर करीब पूरी कंपनी क्रॉस कर आखिर में एक बड़े हॉल में सब पहुंचे। खूबसूरत हॉल था। हॉल में करीब 30-35 लोग थे, जिनमें बहुत से युवकों के साथ टीनेज लड़कियां से लेकर प्रौढ़ से दिखती औरतें भी थीं। हल्का हल्का मादक सा इंडियन वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक चल रहा था। सबके हाथों में सिगरेट, हाथ में जाम। पूरे माहौल में अजीब सी स्मेल थी। लाइट कम थी, चारों दीवारों की फुट लाइट जल रही थी, कुछ फैंसी लाइटें भी जल रही थी। सब पूरी मस्ती में झूम रहे थे। ड्राइवर अंदर पहुंचा कर वहीं बैठे एक आदमी से कुछ कहकर चला गया। उसके जाते ही दरवाजा बंद हो गया और 2-3 स्मार्ट से लोग हाय फ्रेंड कहते हुए आगे आए। कॉमन फ्रेंड आने में बड़ी देर कर दी। हालांकि अभी 12 ही बजे थे और ऐसी पार्टियों के लिए यह समय शुरू होने का होता है। हम लोगों को साथ में ऐसे शामिल कर लिया गया जैसे कि न जाने कितने हम पुराने यार हों। फिर किसी ने म्यूजिक तेज कर दिया और सब लोग डांस करने लगे। डांस किया था, उन सब के हाव भाव जैसे थे उस हिसाब से सबसे सटीक शब्द उसके लिए मैथुनी नृत्य ही हो सकता था। कोई किसी को चिपका रहा था, कोई किसी को, कोई सोफे पर बैठा तो कोई कहीं बैठा मस्ती में हिला डुला चला जा रहा था। मेरे सारे मित्र ऐसे चिपटे जा रहे थे लड़कियों से। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आपसी केमिस्ट्री ऐसी लग रही थी कि न जाने वो कितने क्लोज फ्रेंड हैं। पूरी पार्टी में मैं ही एकदम अलग थलग सा नजर आ रहा था। आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई 1 घंटा बीतते बीतते पार्टी चरम पर पहुंचने लगी। कोई नाचता तो कोई बैठ जाता। फिर नाचने वालों की संख्या कम हो गई। हमारी मित्र मंडली कुछ लड़कियों का गुत्थम गुत्ता बढ़ता जा रहा था। इस गुत्थम गुत्ता में इन सबके कपड़े देखते देखते गायब होने लगे। फिर जल्दी ही वहाँ जो कुछ शुरू हुआ वह मुझे कतई पसंद नहीं आया। इतने लोगों के सामने मित्र मंडली को उन लड़कियों के साथ सेक्स के अजीब अजीब रूप पेश करते देखकर मैं दंग रह गया। इनके अलावा वहाँ उपस्थित तमाम अन्य महिलाएं भी इस सेक्स गेम में हाथ साफ कर रही थी। पुरुष भी। रात भर चली इस लाइव सेक्स पार्टी में लाइव सेक्स का नंगा नाच देखकर मैं हतप्रभ था। मुझे लग रहा था कि हमारा इंडिया अब वाकई इंडिया हो गया। भारत या हिंदुस्तान तो अब रहा ही नहीं। भारत से हजारों मील आगे निकल गया है। वह भारत जहाँ नैतिकता पर बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। अगले दिन जब मंडली वापस घर पहुंची तो ऐसी थकी थी, ऐसी खुमारी में थी कि सब जहाँ जैसे बिस्तर मिला वैसे ही उसी पर पसर गए। सबकी आंखें, चेहरे अजीब से सूजे सूजे हो रहे थे। नींद मुझे भी बड़ी तेज आ रही थी, लेकिन मन इतना खराब हो रहा था कि मैंने ब्रश किया, शावर वगैरह लेकर तब बिस्तर पर आया। वहाँ शराब, तरह तरह के नॉनवेज, पहली बार ड्रग्स भी ली थी। मेरा सिर अब भी पकड़े हुए था। मैंने हैंगओवर उतारने के लिए 1 पैक विस्की ली और सो गया। मैं जब शाम को सोकर उठा मेरी मित्र मंडली तब भी सो रही थी। सब ड्रग्स के कारण पस्त थे। मैं तैयार होकर प्रोफेसर साहब के यहाँ चला गया। मैं अपने को इस पार्टी की धुंध से बाहर निकालना चाहता था। प्रोफेसर के यहाँ मैंने काफ़ी समय बिताया। उसके बाद एक और दोस्त के पास ग्रेटर कैलाश चला गया। उससे बहुत दिन बाद मिला था। वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में अच्छी पोजीशन पर था और बहुत बिजी रहता था। वह जब मिला तो हाल चाल के बाद थोड़ा वेट करने को बोला। बाद में वह मिला, तमाम बातें हुई और फिर रात उसी के यहाँ रुकना तय हो गया। नांगलोई में उसके घर में रात को बड़ी देर तक जब वह सो गया तब तक मैं जागता रहा। सोचता रहा कि मुझे इस मंडली से अब जल्दी से जल्दी छुट्टी ले लेनी चाहिए। गिगोलो रेप पार्टी के बाद अब ये सब किंग स्टार बनने की सोच रहे हैं। क्रूएल सेक्स क्लब, BDMS ज्वाइन कर रहे हैं। इनकी कोई लिमिट है भी क्या?
या सब जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उससे यह तय है कि एक दिन फंसेंगे जरूर। इन सब के तो आगे पीछे इनका परिवार है, मेरा परिवार। वह तो कभी एक फ़ोन कर पूछता भी नहीं कि कैसे हो। जब मैं फ़ोन करता हूँ तभी बात होती है। वह भी पापा को छोड़कर बाकी सब ऐसे बात करते हैं जैसे ऊब रहे हो, पीछा छुड़ाते हैं। ऐसे में मुझे खुद ही अपने लिए सब करना है। मैं जब उस दोस्त के यहाँ से अगले दिन निकला तो यह तय करके निकला कि जैसे भी हो इसी हफ्ते इस मंडली को बाय करना है। मैंने उसी दिन ब्रोकर से बात कर 1 रूम सेट का हर हाल में जल्दी से जल्दी इंतजाम करने को कहा। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग।